हेलो दोस्तों, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इग्नू का एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम MHD 1 पढ़ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अभी आप लोग जब मेरा वीडियो देखते होंगे, जो भी व्यूज़ आते हैं उसमें आपको लगता होगा कि कितना बोरिंग काम है, सिर्फ किताब पढ़ रही है। तो इसका फ़ायदा आपको कुछ दिन में पता लगेगा, अभी तुरंत नहीं लगेगा। हमारा दिमाग किताब पढ़ना ही भूल गया है। तो अभी मैं जानबूझ के पढ़ रही हूँ और इसको मैं 8, 9, 10 बार भी रिपीट करने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ इस सब का मतलब। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा। रासो की भाषा के विषय में विद्वान में पर्याप्त मतभेद है। पृथ्वीराज रासो की भाषा पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा की कसौटी पर कसते तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्याख्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवियों छपयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं स्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की है। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों, आप देखते होंगे जब मैं किताब पढ़ती हूँ तो बहुत हेजिटेशन होता है बोलने में, बोलना कुछ और चाहती हूँ, कुछ और बोला जा रहा है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से मेरे साथ हो रहा है। बहुत लोग इससे जज करते होंगे कि खुद भी पढ़ना नहीं आ रहा है और दूसरे को पढ़ा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी का एक दो गलत से आप ये जज नहीं कर सकते कि उसको नहीं आता हो। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट, लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में हस्तलिखित प्रति में लिखा है, चंद्रबरदाई लिखित पिंगल भाषा में पृथ्वीराज का इतिहास। गाशा दत्त आरसी ने इसे कन्नौजी बोली काव्य कहा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं फ्रेंड्स। लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा रासो की भाषा के व्यवहारिक ढांचे को ब्रज भाषा को मानते हैं। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा इसे प्राचीन राजस्थानी मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का विचार है कि वस्तुतः अपभ्रंश के बाद प्राय पश्चिमी भारत में दो मुख्य भाषाएं उत्पन्न हुई। पहला दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रजमंडल में पिंगल। काव्य परंपरा की दृष्टि से डिंगल में रचना करने वाले पर्याय चारण हुए और पिंगल के कुति कवि पर्याय भाट। पृथ्वीराज रासो पूर्वी राजस्थान में मूलतः चंदबलिद भट्ट द्वारा अपभ्रंशोत्तर युग में रचा गया और अनेक प्रक्षेपों के साथ अपने विभिन्न रूपांतरों में भी यह पिंगल की रचना है। ये जो संक्षिप्त है वो पृथ्वीराज रासो का है। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत की किसी बोली पर आधारित भाषा मध्य प्रदेश की परिनिष्ठित एवं काव्य भाषा रही है। प्राचीन ब्रजी पूर्वी राजस्थानी कहने से यही बात प्रकट होती है कि वस्तुतः पृथ्वीराज रासो मूलतः अपने रचना काल की परिनिष्ठित मध्य देशीय काव्य भाषा में रचा गया होगा, जिसका व्याकरणिक ढांचा अनेक प्रक्षेपे के बावजूद अभी भी सुरक्षित है। जैसे देखिए, इसमें मुझे बहुत हेजिटेशन हुई, वो ऑनलाइन बोलने में पता नहीं ऐसे क्यों होता है, शायद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है अभी, इस वजह से ऐसे हो रहा है। और इन सारी चीज़ों के साथ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी शुरुआत है, मैं सीख रही हूँ। दोस्तों, रासो की भाषा पर विचार करते समय स्वयं रासोकार की इस उक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी काव्य भाषा को षड भाषा पुराण व कुरान व कथित मया कहा गया है। या षड भाषा एक प्रकार की उक्ति रूढ़ी है, लेकिन यह काव्य भाषा विषय गुत्थी को सुलझाती भी है। बात यह है कि काव्य भाषा की व्याकरणिक ढांचा मूलतः तो किसी एक ही बोली या भाषा पर टिका होता है, किंतु काव्य भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं में अनेक क्षेत्रों की शब्दावली समाहित होती है, बल्कि थोड़ा बहुत व्याकरणिक रूप भी क्षेत्रीय बोलियों से प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश की काव्य भाषा आजकल खड़ी बोली पर टिकी है, किंतु उसमें अवधी ब्रज
ब्रजी, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी आदि बोलियों के शब्द भी समाहित है। यदि मैथिली क्षेत्र के कवि दिनकर खड़ी बोली में रचना करेंगे तो मैथिली का रंग आ जाना स्वाभाविक है, जैसे अज्ञेय की भाषा में पंजाबी या भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा में मालवी। बिल्कुल यही स्थिति रासो के काव्य भाषा के विषय में भी समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने षड भाषा की इस रूढ़ि पे प्रामाणिक तौर पर विचार किया है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रह सकती है, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। इसी संदर्भ में उन्होंने भिखारी दास के काव्य निर्णय का निम्नलिखित दोहा उद्धृत किया जो षड भाषा का विश्लेषण करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसी संदर्भ में उन्होंने भिखारी दास के काव्य निर्णय का निम्नलिखित दोहा उद्धृत किया जो षड भाषा का विश्लेषण करता है। वो क्या था? ब्रज मागधी मिले अमर नाग भवन भाखनी, सहज फारसी हु मिले षड कहत वखान। अर्थात ब्रज मागधी पूर्वी अमर, अर्थात होता है इसका मतलब ब्रज मागधी पूर्वी, अमर मतलब संस्कृत, नाग प्राकृत, अभ्रंश यवन तुर्की और फारसी सहज रूप से मिलती है। यह षड विधि षड भाषा कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चंद में षड भाषा पुराण व कुरान कथित माया कहा तो उनका तात्पर्य 6 भाषाओं में काव्य रचना का नहीं था। उनकी काव्य भाषा में षड भाषा मिली है। मध्य प्रदेश की काव्य भाषा में अनेक क्षेत्रीय शब्द का समावेश था। यह आशय है कि पुराना संस्कृत और कुरान से आशय तुर्की, अरबी, फारसी से होना चाहिए। रासो की भाषा आदिकालीन साहित्य की काव्य भाषा है, और ये इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों कि रासो की जो भाषा है वो आदिकालीन साहित्य की काव्य भाषा है। आदिकाल को संधि काल भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा आदिकाल को कौन सा काल कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कि संधि काल कहा जाता है। उसकी काव्य भाषा उसकी जो है काव्य भाषा में क्षीमान अपभ्रंश की भाषाई प्रवृत्तियाँ और उदीयमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मेल है। अपभ्रंश का प्रवृत्तियाँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और आधुनिक भारतीय भाषाएं पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हुई है, किंतु रासों में पुरानी हिंदी का स्वरूप झलकने लगता है। पुरानी हिंदी अपभ्रंश से मिलती जुलती होने पर भी 3 प्रवृत्तियों के कारण अपभ्रंश से भिन्न है एवं विशिष्ट हो जाती है। ये प्रवृत्तियां हैं, पहली क्षतिपूरक दीर्घकरण, परसर्गा के प्रयोग की बहुलता और तत्सम शब्दों के पुनर्चलन, क्षतिपूरक दीर्घीकरण और अज का आज। उदाहरण में ये होगा फ्रेंड्स, कली मझिल जग्गू को करई आज, परसगों के प्रयोग की बहुलता, एक ही पंक्ति के ते से का प्रयोग। उदाहरण, शशि के मुख ते अहि के निकसे। अब देखते हैं तत्समों का पूर्व प्रचलन, जैसे ब्रह्मांड, सक्रिय भ्रम, ब्रह्मांड गहिए। पृथ्वीराज रासो की भाषा में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों की भाषाई प्रवृत्तियों का मेल है। रासो में शब्दों की बहुविध प्रयोग है। धर्म धम भी हो सकता है और धम भी हो सकता है। यह बहुत कुछ तो कवि की ओर से ली जाने वाली छूट है, कवि की ओर से ली जाने वाली एक तरह से छूट है। इस छूट की भी परंपरा है। तुलसीदास जैसे कवि भी लसित ललाट पर लिखते हैं और काशीमग सुरसुरी कमनाशा दूसरे जैसा कि बीम्स ने अनुदान किया है। यह भाषा की संक्रमणकालीन स्थिति का भी प्रभाव हो सकता है। अनुस्वार लगाकर शब्दों का छौंकने की प्रवृत्ति पद झंकार के लिए, किंतु इतनी अधिकता कभी खींच और कभी मनोरंजन उत्पन्न करती है। पृथ्वीराज रासो में छदानुरोध से लघु को गुरु और गुरु से लघु बनाने की प्रवृत्ति है, जैसे कमलनु को कमलानु और आहार को आहार। अनुस्वार को अधिकता की ही तरह व्यंजन की द्वित्व बनाने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है, जैसे दृश्यत गंजन रूप गठन की दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय बात लुप्त विभक्ति पदों का प्रयोग है। ले सब दासी सुजान, सभी सुजान दासियों को लेकर पृथ्वीराज रासो के शब्द समूह में सर्वाधिक संख्या तद्भव शब्दों की है। इसके पश्चात संस्कृत और फिर फारसी आदि
के शब्दों की है। और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, पहले इसको मिटाते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि पृथ्वीराज रासो की के शब्द समूह में सर्वाधिक संख्या तत्सम तद्भव, इसके पश्चात संस्कृत और फिर फारसी आदि के शब्दों की है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कन्वर्ज समय के कुल 3500 शब्दों का प्रयोग, जिसमें 500 शब्द तत्सम, अब 20 फारसी के शेष तद्भव और कुछ विदेशी शब्द भी अव्यय होंगे। रासो के भाषा विचार की समस्याएं हैं। सबसे प्रमुख समस्या मान्य पाठ की है, जिसे भाषा विचार का आधार बनाया गया है। इसकी भाषा पर विचार करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक प्रबंध काव्य है और अपने युग के इतिहास का, माफ करिएगा दोस्तों,